अगस्त 2016 की एक सुबह चेन्नई के एग्मोर रेलवे स्टेशन पर आरबीआई के अधिकारी एक पार्सल कोच का दरवाजा खोलते हैं। अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। छत में एक बड़ा सा छेद है, बक्से इधर उधर बिखरे पड़े हैं और फर्श पर सैकड़ों पुराने नोट यहाँ वहां बिखरे हुए हैं। कोई रात के अंधेरे में चलती ट्रेन की छत काट कर अंदर घुस आया था और जब तक किसी को खबर हुई वो 5 करोड़ 78 लाख रुपये लेकर हवा हो चुका था। ये भारत की सबसे बड़ी ट्रेन डकैती थी। लेकिन यह सब कैसे हुआ? 18 हथियारबंद पुलिस वालों की नाक के नीचे चलती ट्रेन की छत काटकर करोड़ों रुपए कौन उठा ले गया? और वो लोग थे कौन? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें 8 अगस्त 2016 की उस सुबह वापस जाना होगा, जब सेलम रेलवे स्टेशन पर एक बिल्कुल आम दिन की शुरुआत हो रही थी। तमिलनाडु का सेलम स्टेशन सुबह के करीब 9 बज रहे थे। 1164 सेलम चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस रवाना होने के लिए तैयार खड़ी थी। प्लेटफॉर्म पर लोगों की भीड़ थी। कोई अपनी सीट ढूंढ रहा था, कोई अपने घर वालों को अलविदा कह रहा था। ड्राइवर अपनी रूटीन जांच में लगा था और गार्ड डिब्बों का मुआयना कर रहा था। हर रोज की तरह एक आम नजारा। लेकिन उस दिन यह ट्रेन थोड़ी अलग थी। यात्रियों के डिब्बों के साथ इस ट्रेन में 2 पार्सल कोच भी जोड़े गए थे। इन दोनों कोचों में 226 लकड़ी के सीलबंद बक्से रखे थे और इन बक्सों में थे पुराने, मैले, फटे हुए नोट, 100, 500 और 1000 के नोट। लेकिन ये रकम कुछ लाख की नहीं, बल्कि पूरे 342 करोड़ रुपये थी। भारत में हर रोज लाखों नोट लोगों के हाथों से गुजरते हैं। समय के साथ बहुत सारे नोट फट जाते हैं, गंदे हो जाते हैं या उनकी उम्र पूरी हो जाती है। बैंकिंग की भाषा में इन्हें सोइल्ड करेंसी यानी खराब नोट कहते हैं। देश भर के बैंक ऐसे नोट इकट्ठा करके आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक को भेजते हैं, जहां इन्हें नष्ट करके नए नोट छापे जाते हैं। तमिलनाडु के अलग अलग बैंकों से इकट्ठा किए गए ये 342 करोड़ रुपए आरबीआई की चेन्नई शाखा को भेजे जा रहे थे। दोनों पार्सल कोच पूरी तरह सील थे और उनकी हिफाजत के लिए 18 हथियारबंद पुलिस जवान तैनात किए गए थे। सब कुछ नियमों के मुताबिक था, सब कुछ सुरक्षित लग रहा था। थोड़ी देर बाद गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और सेलम चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस धीरे धीरे स्टेशन से निकल पड़ी। रात गहरी होती गई। यात्री अपनी अपनी दुनिया में खो गए। कोई खाना खा रहा था, बच्चे मोबाइल में लगे थे, कोई नींद की तैयारी कर रहा था। 18 पुलिस वाले पार्सल कोच के पीछे वाले डिब्बे में बंदूकें थामे पूरी तरह मुस्तैद बैठे थे। लेकिन जो बात किसी को नहीं पता थी वो यह थी कि शहर छोड़ते ही रात के अंधेरे में उसी ट्रेन की छत पर 5 लोग आ चुके थे और उनके हाथ में था एक बैटरी से चलने वाला कट्टर, जो धीरे धीरे उस पार्सल कोच की छत को काट रहा था जिसमें करोड़ों रुपये बंद थे। रात के करीब 10 बज चुके थे। ट्रेन करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। हवा का शोर था, पहियों की खड़खड़ाहट थी और उसी शोर में छत के ऊपर एक कट्टर चल रहा था। बैटरी से चलने वाले उस कट्टर की आवाज ट्रेन के शोर में दब जाती थी। नीचे 18 पुलिस वाले बैठे थे और ठीक उनके सिर के ऊपर एक छत पर 5 लोग बड़े इत्मीनान से काम कर रहे थे। इन पांचों को वक्त का पूरा हिसाब था। सेलम से विरुद्धाचलम तक का रास्ता डीजल इंजन से तय होता था, यानी ऊपर कोई बिजली की तार नहीं थी। छत पर रहना खतरनाक नहीं था। लेकिन विरुद्धाचलम स्टेशन पर डीजल इंजन हटाकर बिजली का इंजन लगाया जाता था और उसके बाद ऊपर हजारों वोल्ट की तारें होती। एक छोटी सी चूक और मौत तय थी, इसलिए जो करना था विरुद्धाचलम से पहले करना था। कट्टर लगातार चलता रहा। धीरे धीरे छत में एक आकार बनने लगा, करीब 2 फुट लंबा और 2 फुट चौड़ा। जब आखिरी कट पूरा हुआ तो छत का वो टुकड़ा अंदर की तरफ झुक गया। अब उस छेद से नीचे झांकने पर लकड़ी के बक्से नजर आ रहे थे, जिनमें करोड़ों रुपये बंद थे। एक पल भी गंवाए बिना 2 लोगों ने रस्सी संभाली और बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे उस छेद से नीचे उतर गए। बाकी 3 ऊपर रहे, रस्सी थामे नजर रखते हुए। अंदर पहुंचते ही दोनों ने पहला बक्सा उठाया और उसका ताला तोड़ दिया। अंदर पुराने नोटों की गड्डियां थीं। एक के बाद एक नोट लुंगी में भरे जाने लगे। पहला बक्सा खाली हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा और चौथा। हाथ तेजी से चल रहे थे, दिल की धड़कन तेज थी। 6 लुंगियां नोटों से भर गई। मन था कि और लूटे, लेकिन वक्त ने इजाजत नहीं दी। विरुद्धाचलम बस कुछ ही मिनट दूर था। दोनों ने रस्सी पकड़ी और ऊपर बैठे साथियों ने उन्हें लुंगियों समेत छत पर खींच लिया। अब इंतजार था वायलूर ओवरब्रिज का। विरुद्धाचलम स्टेशन से कुछ किलोमीटर पहले यह पुल आता है, जहां पटरी थोड़ी मुड़ती है और ट्रेन की रफ्तार थोड़ी कम हो जाती है। उस पुल के नीचे उनके साथी एक वैन लेकर पहले से खड़े थे। जैसे ही ट्रेन वायलूर ओवरब्रिज पर पहुंची, पांचों ने पहले नोटों से भरी लुंगियां नीचे फेंकी और फिर एक एक करके चलती ट्रेन से कूद गए। वैन में बैठे और पल भर में अंधेरे में गायब हो गए।
ट्रेन आगे बढ़ती रही। रात 11 बजे विरुद्धाचलम स्टेशन आया। इंजन बदला गया और यह सब करीब 1 घंटे में हुआ। उस पूरे वक्त में किसी को कुछ नहीं पता था। ट्रेन फिर यात्री उतरे। प्लेटफॉर्म पर रोज जैसी भीड़ हुई। 18 पुलिस वाले भी उतरे और रूटीन के मुताबिक पार्सल कोच के इर्द गिर्द खड़े हो गए। कुछ घंटे बाद आरबीआई के अधिकारी पहुंचे। पहला पार्सल कोच खुला, सब कुछ ठीक था। फिर दूसरा कोच खुला और उस एक पल में जो अधिकारी वहां मौजूद थे, वो जो देख रहे थे उसे समझने में उन्हें कुछ सेकंड लग गए। छत में एक बड़ा छेद, बिखरे बक्से, फर्श पर पुराने नोट, और गिनती शुरू हुई तो पता चला 5,78,00,000 रुपए गायब थे। पूरे स्टेशन पर हड़कंप मच गया। पुलिस बुलाई गई, आरपीएफ बुलाई गई, जीआरपी बुलाई गई, ट्रेन सील कर दी गई। लेकिन चिड़िया कब की उड़ चुकी थी। और जांच जब शुरू हुई तो सामने आया कि इस मामले में सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि न कोई सीसीटीवी था, न कोई चश्मदीद गवाह, और चुराए गए नोटों के सीरियल नंबर भी कहीं दर्ज नहीं थे। स्टेशन पर जो हंगामा मचा वो घंटों तक थमा नहीं। जीआरपी यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और स्थानीय पुलिस तीनों एग्मोर स्टेशन पर जमा हो गई। पत्रकार भी आ गए और सवालों की बौछार शुरू हो गई। यह खबर कुछ ही घंटों में पूरे देश में फैल गई। अखबारों की सुर्खियां बन गई, टीवी चैनलों पर बहस छिड़ गई। भारत की सबसे बड़ी ट्रेन डकैती। जांच टीम ने पार्सल कोच का बारीकी से मुआयना किया। छत पर कटर के निशान थे, बक्सों के टूटे ताले थे और फर्श पर बिखरे नोट थे। तभी एक जगह कुछ उंगलियों के निशान मिले और कुछ खून की बूंदें भी। लगा कि शायद लूट के दौरान किसी का हाथ कट गया था। इन सभी नमूनों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। उम्मीद जगी कि शायद इसी रास्ते से आरोपी पकड़े जाएंगे। लेकिन जब नतीजे आए तो निराशा हाथ लगी। वो उंगलियों के निशान और खून के नमूने तमिलनाडु में सक्रिय किसी भी जाने माने अपराधी से नहीं मिले। जांच का पहला रास्ता बंद हो गया। इसके बाद शक की सुई रेलवे और आरबीआई के अपने कर्मचारियों की तरफ घूमी। सुरक्षाकर्मी, सुपरवाइजर, लोडिंग स्टाफ, सभी को लंबी पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि न कोई सीसीटीवी फुटेज थी, न कोई सीधा गवाह था, और चुराए गए नोटों के सीरियल नंबर भी कहीं दर्ज नहीं थे। पैसे ढूंढना लगभग नामुमकिन था। तब 10 अगस्त 2016 को डकैती के सिर्फ 2 दिन बाद यह मामला तमिलनाडु के सीबीसीआईडी यानी क्राइम ब्रांच सीआईडी को सौंप दिया गया। एडीएसपी सेंथिल कुमारन इस जांच के प्रमुख बने और डीएसपी कृष्णन को मैदानी काम की जिम्मेदारी दी गई। सब इंस्पेक्टर सस्थाइंदु शेखर, स्पेशल सब इंस्पेक्टर सामी कन्नू, हेड कांस्टेबल दंडपाणी समेत कई अधिकारियों की एक पूरी टीम इस मामले में दिन रात जुट गई। सीबीसीआईडी ने शुरू से सब कुछ दोबारा खंगाला। अपराध की जगह का फिर से मुआयना हुआ। सेलम से एग्मोर तक के पूरे 350 किलोमीटर के रास्ते पर पड़ने वाले हर थाने को अलर्ट किया गया। रास्ते के हर रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज मांगी गई। जिन औजारों से छत काटी गई थी उन्हें ढूंढने की कोशिश की गई। खाली या थोड़े से छेड़े गए हर बक्से की बारीकी से जांच की गई, लेकिन हर रास्ता बंद गली में जाकर खत्म हो जाता था। जांच टीम ने कई राज्यों का दौरा किया। 2000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई। हर वो इंसान जो उस रात उस ट्रेन में था, जो उस इलाके से गुजरा था, जिस पर थोड़ा भी शक था, सबसे बात की गई, लेकिन कोई पक्का सुराग हाथ नहीं आया। इस तरह महीने गुजरे और फिर साल गुजरने लगे। डकैत खुली हवा में सांस ले रहे थे और जांच टीम के हाथ खाली थे। यह मामला धीरे धीरे ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा था। करीब 2 साल बाद जब सारे रास्ते बंद हो चुके थे, सीबीसीआईडी ने एक नई दिशा में कदम रखा। आईटी विशेषज्ञों की मदद ली गई। इन्हें एक काम सौंपा गया। 8 और 9 अगस्त 2016 की रात जब ट्रेन सेलम से चेन्नई के बीच चल रही थी, उस दौरान जितने भी मोबाइल नंबर उस रूट पर सक्रिय थे उन सबका डेटा निकालो। लाखों नंबरों का डेटा खंगाला गया और तभी कुछ नंबर अलग नजर आए। कुछ मोबाइल नंबर ऐसे थे जो ट्रेन की रफ्तार के साथ साथ अपनी जगह बदल रहे थे, यानी वो उसी रूट पर चल रहे थे। ट्रेन जितनी तेज उतनी तेज, ट्रेन जहां रुकी वो भी वहीं रुकी। जब इन नंबरों की जानकारी निकाली गई तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। ये सभी नंबर मध्य प्रदेश के एक ही इलाके से जारी किए गए थे। लेकिन सिर्फ इतने से कुछ साबित नहीं होता था। उस रात उस ट्रेन में हजारों यात्री थे। कोई भी इन नंबरों का इस्तेमाल कर सकता था। मोबाइल डेटा एक सुराग था, लेकिन सबूत नहीं। मामला अभी भी अधूरा था। और तब सीबीसीआईडी ने एक ऐसा कदम उठाया जो भारत की किसी भी आपराधिक जांच में पहले कभी नहीं उठाया गया था। सीबीसीआईडी ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा से मदद मांगी। यह सुनने में अजीब लगता है कि एक ट्रेन डकैती की जांच में नासा का क्या काम, लेकिन सीबीसीआईडी को पता था कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। नासा के पास दुनिया के सबसे उन्नत सैटेलाइट हैं जो जमीन की बेहद साफ और बारीक तस्वीरें खींच सकते हैं।
सीबीसीआईडी ने नासा से 8 और 9 अगस्त 2016 की रात सेलम से चेन्नई के बीच के उस रेल रूट की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें मांगी जब ट्रेन चल रही थी। जब वो तस्वीरें आईं और उनका गहराई से विश्लेषण किया गया तो जो दिखा वो जांच टीम के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं था। उन तस्वीरों में चलती ट्रेन की छत पर इंसानी आकृतियां साफ नजर आ रही थी और सबसे अहम बात यह थी कि विरुद्धाचलम स्टेशन के पास आते आते वो आकृतियां अचानक गायब। अब दो अलग अलग सबूत एक साथ आ गए थे। मोबाइल डेटा बता रहा था कि मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ नंबर उस रात उसी रूट पर चल रहे थे और नासा की सैटेलाइट तस्वीरें बता रही थी कि छत पर सच में लोग थे। इन दोनों को मिलाकर सीबीसीआईडी इस नतीजे पर पहुंची कि इस डकैती में करीब 11 लोगों का हाथ था और सभी के तार मध्य प्रदेश से जुड़े थे। अब जांच की दिशा पूरी तरह बदल गई। सीबीसीआईडी ने मध्य प्रदेश पुलिस से संपर्क किया और पूरा मामला उन्हें समझाया। दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर काम करने लगी और करीब 2 साल 3 महीने की थकाने वाली जांच के बाद 12 अक्टूबर 2018 को चेन्नई में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, दिनेश पारधी और रोहन पारधी। दोनों मध्य प्रदेश के रतलाम के रहने वाले थे। शुरुआत में दोनों ने कुछ भी मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब जांच टीम ने उनके सामने सैटेलाइट तस्वीरें रखी, मोबाइल डेटा रखा और एक एक सबूत सामने रखा तो दोनों टूट गए। उन्होंने कबूल किया कि वो उस रात उस ट्रेन पर थे और उन्होंने यह डकैती की थी। पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। यह डकैती किसी अकेले शख्स की योजना नहीं थी। इसके पीछे एक पूरा गिरोह था जिसे पारधी गैंग के नाम से जाना जाता था और इस गैंग का सरगना था मोहन सिंह पारधी, जो मध्य प्रदेश के गुना का रहने वाला था। सीबीसीआईडी की टीम तुरंत मध्य प्रदेश रवाना हुई। वहां पहुंचने पर पता चला कि इस मामले के बाकी आरोपी पहले से ही दूसरे मामलों में जेल में बंद थे। गुना सेंट्रल जेल से मोहन सिंह पारधी, रूसी पारधी, महेश पारधी और कृष्ण उर्फ कालिया को लाया गया। अशोकनगर जेल से ब्रजमोहन पारधी को लाया गया। सभी को चेन्नई लाया गया और आगे की पूछताछ शुरू हुई। जो तस्वीर सामने आई वो हैरान करने वाली थी। मोहन सिंह पारधी कोई आम चोर नहीं था। उसके नाम पर राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में डकैती और हत्या के मामले दर्ज थे। उसने अपने ही गैंग के 2 लोगों को इसलिए मार डाला था क्योंकि उसे शक था कि उन्होंने पुलिस को मुखबिरी की। जम्मू कश्मीर में उसके गैंग ने एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी थी। कई राज्यों की पुलिस उसके पीछे थी, इसलिए डर के मारे वो अपने पूरे गैंग को लेकर दक्षिण भारत भाग आया था और सेलम में आकर उसने रेलवे पटरियों के पास झुग्गियों में रहना शुरू किया। लेकिन असली सवाल यह था कि उसे इस डकैती का आइडिया कहां से आया और आखिर उन 5 करोड़ 78 लाख रुपयों का क्या हुआ। सेलम में आकर मोहन सिंह पारधी ने बड़ी चालाकी से खुद को छुपाया था। उसके गैंग के सभी लोग मजदूर बनकर समाज में घुल मिल गए, छोटी मोटी चोरियां करते, लेकिन इतनी सावधानी से कि पुलिस की नजर न पड़े। इसी दौरान मोहन सिंह का संपर्क सेलम के एक स्थानीय गिरोह से हुआ और यहीं से उसे उस राज का पता चला जो इस पूरी कहानी की जड़ था। उस स्थानीय गिरोह ने मोहन सिंह को बताया कि आरबीआई के पुराने और खराब नोट किस ट्रेन से, किस दिन, किस तरह भेजे जाते हैं। उसे यह भी बताया गया कि इन नोटों के सीरियल नंबर कहीं दर्ज नहीं होते क्योंकि ये नष्ट किए जाने वाले नोट होते हैं, यानी एक बार चुरा लो तो उन्हें ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है। मोहन सिंह ने यह सुनकर पूरी योजना बनाई। उसने ट्रेन का रूट समझा, स्टेशनों की जानकारी इकट्ठा की, सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियां ढूंढी और सबसे अहम यह जाना कि सेलम से विरुद्धाचलम तक का रास्ता डीजल इंजन का है, जहां छत पर बिजली का कोई खतरा नहीं। उसने बैटरी से चलने वाला कटर खरीदा, रस्सियां तैयार की, वायलूर ओवरब्रिज पर वैन तैनात की और अपने गैंग के 5 लोगों को पूरी ट्रेनिंग दी। ये कोई जल्दबाजी में की गई चोरी नहीं थी। ये महीनों की मेहनत और बेहद सोची समझी योजना का नतीजा था। पूछताछ में यह भी सामने आया कि चुराए गए पैसे गैंग के अलग अलग सदस्यों में बांट दिए गए थे। कुछ पैसे रोजमर्रा की जिंदगी में खर्च हो गए, कुछ छुपा दिए गए और कुछ का इस्तेमाल दूसरी वारदातों में किया गया। लूटे गए 5 करोड़ 78 लाख रुपयों में से बहुत कम रकम वापस मिल सकी। जब नोटों के सीरियल नंबर ही दर्ज नहीं थे तो यह साबित करना मुश्किल था कि कौन से नोट चुराए हुए हैं। सभी आरोपियों को चेन्नई लाकर अदालत में पेश किया गया। मोहन सिंह पारधी और उसके गैंग के बाकी सदस्यों पर डकैती, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और कई अन्य गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा चलाया गया। यह मामला कई राज्यों की अदालतों में भी चल रहा था क्योंकि मोहन सिंह पर हत्या और डकैती के अनगिनत मामले पहले से दर्ज थे। लेकिन इस पूरी कहानी में जो बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो रुपयों की नहीं बल्कि उन कमजोरियों की है जो इस वारदात ने उजागर की। 342 करोड़ रुपए एक साधारण यात्री ट्रेन में भेजे जा रहे थे।
उनकी सुरक्षा के लिए सिर्फ 18 पुलिस वाले थे जो एक अलग डिब्बे में बैठे थे। पार्सल कोच में ना कोई अंदर से कैमरा था, ना कोई अलार्म सिस्टम था। सबसे बड़ी चूक यह थी कि इन नोटों के सीरियल नंबर कहीं दर्ज नहीं थे। एक बार चोरी हो जाने के बाद उन्हें ढूंढने का कोई तरीका नहीं था। इस डकैती के बाद आरबीआई और रेलवे ने अपनी व्यवस्था में कई बदलाव किए। पार्सल कोचों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने लगे। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के तरीके बदले गए। नोटों के परिवहन के प्रोटोकॉल को और सख्त बनाया गया। सोइल्ड करेंसी यानी खराब नोटों को भेजने से पहले उनकी जानकारी दर्ज करने पर जोर दिया गया। यह मामला भारत की आपराधिक जांच के इतिहास में एक अलग जगह रखता है। पहली बार किसी भारतीय जांच में नासा की सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल हुआ। पहली बार मोबाइल डेटा और अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों को मिलाकर अपराधियों तक पहुंचा गया। यह जांच यह भी साबित करती है कि अगर टीम में लगन हो और सोच में नयापन हो तो वो रास्ते भी खुल जाते हैं जो शुरू में बिल्कुल बंद लगते हैं। मोहन सिंह पारधी ने सोचा था कि अंधेरी रात, चलती ट्रेन और नाम न दर्ज नोट, यही उसकी सबसे बड़ी ढाल है। लेकिन वो यह नहीं जानता था कि हजारों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में घूम रहे एक सैटेलाइट की आंख ने उस रात सब कुछ देख लिया था और वो तस्वीरें एक दिन उसी के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बनेंगी। 8 अगस्त 2016 की वो रात भारत के लिए सिर्फ एक डकैती की रात नहीं थी। ये एक ऐसा सबक था जिसने बताया कि अपराध चाहे जितनी भी सफाई से किया जाए, विज्ञान, तकनीक और जांच की ताकत आखिरकार सच को सामने ले आती है।